पाकिस्तान में एक तारीखी केस है। इसके फैसले पे डिपेंड करेगा कि क्या ये करप्ट माफिया इस मुल्क में मुसल्लत होके पैसा चोरी करके बड़े बड़े महलात में रहेगा। ये नहीं हो सकता कि पसे पर्दा मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने इस्तेमाल करके तो पाकिस्तान की जमहूरियत के पीठ में छुरा कौम किया जाए। कोई गुंजाइश नहीं बचती DGIB के पास कि वो अपने ओहदे पर कायम रहे। उन्हें फौरी तौर के ऊपर अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। हुसैन नवाज को भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो तस्वीर का मामला कब हल होगा? कौन इतना मुकद्दस है, कौन इतना अनटचेबल है कि उसका नाम नहीं अभी तक आ रहा कि वो तस्वीर किसने लीक की, क्यों लीक की, किसके कहने पर लीक की। ये मामला बहुत छोटा लगता है लेकिन छोटा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ना कोई मामला छोटा है ना कोई मामला बड़ा है, बल्कि मामला बड़ा से बड़ा होता चला जा रहा है। एक वीकेंड पे अभी हफ्ते के रोज़ हुकूमत ने अपना जवाब SACP और बाकी जो इल्ज़ामात JIT ने लगाए थे उसका जवाब जमा करवाया, जिसमें और ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और उसमें यह कहा गया कि जो JIT है वो वज़ीर आज़म हाउस के टेलीफोन टैप कर रही है। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि इस माजी में हमारी हुकूमतें हिल जाती थी इस तरह की बात करते हुए या इस तरह के इल्ज़ामात लगते हुए, बल्कि हुकूमतें चली जाती थी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, कोर्ट ने आज इस मामले को सुना है। तस्वीर लीकेज का मामला, उस पर इम्कान है कि कल फैसला आ जाएगा, लेकिन आज इस हवाले से जो IB का जवाब था उसको मौजू बनाया गया और हुसैन नवाज साहब की जो उन्होंने डेटा लगाया नादरा का, उसको भी इशारा उसकी तरफ किया गया कि IB उनको एज अ पर्सन एक इंडिविजुअल की हैसियत से क्यों सर्व कर रही है। आज IB के ऊपर कोर्ट ने बहुत जिसे कहते हैं बरहमी का इजहार किया और बहुत नाराजगी भी शो की। हम आपको सुनवाते हैं थोड़ा सा जो आज, क्योंकि ज़ाहिर कोर्ट की रिपोर्टिंग है, एज इट इज़ जिस तरह से रिमार्क्स हुए हैं उसी तरह से हम आपके गोशगुजार रखना चाहते हैं ताकि कोई लगी लिपटी ना हो। DGIB साहब के बारे में लिखा, जस्टिस अजमत शेख साहब ने कहा कि DGIB ने शानदार खत भी लिखा है, अब बताना होगा कि IB का काम और मैंडेट क्या है। बहुत सारे सवालात का जवाब लेने का या पूछने का वक्त आ गया है। FIA मामले की तहकीकात कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। क्या IB की तहकीकात FIA करेगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा पहले उस जरिए को पकड़े जिसने दरखास्त गुजार को मवाद दिया। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा। JIT ने IB पर इल्जाम लगाया कि वो हिरासा करते हैं। IB को किसने इख्तियार दिया कि JIT अरकान के फैमिली वालों को हरासा किया जाए? IB को इख्तियार किसके तहत मिला कि मॉनिटरिंग और डेटा इकट्ठा किया जाए? ये जज साहिबान ने कहा। क्या IB वाले हमारा डेटा भी जमा करते हैं? कैसे मान लूं कि मेरा डेटा जो है उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती? IB ने किस अथॉरिटी के तहत तहकीकात की है? IB से कागज निकलता है और प्राइवेट आदमी यानी हुसैन नवाज के पास जाता है। जस्टिस अजमत सईद साहब ने क्या कहा? क्या IB प्राइवेट लोगों के लिए काम करती है? DGIB आफ्ताब सुल्तान को मुद्दते मुलाजमत में तौसी दी गई है। जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा उम्मीद है कि तौसी जो है दी गई है वो कानून के मुताबिक दी गई होगी। ये आज निशानदही इस पे की, जस्टिस अजमत सईद साहब ने इस पे बात की। यह भी कहा गया कि अगर ये मामला नहीं रुका तो हम इसके ऊपर कोई बहुत नाखुशगवार सा हुक्म भी जारी कर सकते हैं। मामला इस हद तक पहुंच गया है कि IB चीफ की जो तकर्री है उसके हवाले से भी कोर्ट ने बात की है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर ये हरासा करने वाला मामला खत्म नहीं हुआ तो हम इसको ये कोई नाखुशगवार ऑर्डर भी इसके ऊपर आ सकता है। आपने सुना होगा तलाल चौधरी साहब ने इमीडिएटली बाहर आके उन्होंने ये कहा कि हुसैन नवाज का जो हक है वो क्यों मारा जा रहा है, या हुसैन नवाज जो इंसाफ उनको मिलना था वो क्यों नहीं मिल रहा है, यानी तस्वीर वाले मामले को छोटा क्यों समझा जा रहा है। यहां पूरी हुकूमत के ऊपर जो IB के ऊपर इल्जामात लगे हैं आज, और
बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो आज की कार्रवाई थी उसके बाद के जो जेआईटी के इल्जामात थे वो दुरुस्त तस्लीम हुए हैं, जब भी इंतबाह किया गया है आईबी को कि वो अपना काम करे, और उसके साथ साथ जेआईटी को भी इंतबाह किया है कि वो भी इधर उधर ना देखें बल्कि अपना काम करें। शायद उनकी मुराद जो प्रोग्राम टॉक शोज देख के, जिसमें हमारा टॉक शो भी एक पूरी फहरिस्त तैयार की है उन्होंने, उसकी तरफ था कि वो ना देखें, सिर्फ अपना काम करें और उनको रिपोर्ट जो है वो ड्यू डेट के अंदर चाहिए। होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर मालूमात इकट्ठी करनी है तो हम इसको एफआईए के सपुर्द कर दें, यानी आईबी का मामला। तो क्या ये इंदिया दे दिया है कि आईबी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन एफआईए कर सकती है? इसके ऊपर आज बात करेंगे। एक अहम इशू ये है और जाहिर है कि आगे जाके क्या रुख इख्तियार कर सकता है, अब काफी संजीदा है, क्योंकि हुकूमत जेआईटी यानी जिसमें आईएसआई और एमआई है उसके ऊपर इल्जामात लगा रही है और कि तस्वीर लीकेज का जो मामला है, और दूसरी तरफ से आईबी पे इल्जामात आ गए हैं। एक तरह से 2-3 जो बड़े, और एससीसीपी का मामला तो ऑलरेडी चल रहा है, उनके बीच एक टकराव किसी कैफियत बन गई है, किसको सूट करती है किसको सूट नहीं करती है। पीपल्स पार्टी के लोग भी टूट टूट के पीटीआई में जा रहे हैं, वो किसके इशारे पे हो रहा है, और अगर किसी का इशारा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, इस पे भी जरूर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ईम हुसैन कादरी साहब, सूबाई वजीर हैं पंजाब से, आज इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जनाब नबील गबोल साहब, सरदार नबील गबोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कई बार पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रुकने कौमी असम्बली हैं, हमें मर्दान से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादिर साहब, जो कि मारूफ कानून और आइनदान है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्विकली, एक हवाला दिया गया है 164 का, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आप बताइए कि क्या सजा दी जा सकती है, जिसके अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये मेंशन किया उन्होंने उस सेक्शन को कि इसके मुताबिक सजा हो सकती है, और ये आईबी के हवाले से बातचीत हो रही थी। कितना संगीन मामला है कि पाकिस्तान की हसास एजेंसियों को कोर्ट के अंदर जो है उनके ऊपर बात हो रही है और ओपनली बात हो रही है। इरफान साहब क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि आज जो भी गुफ्तगू हुई है, अटॉर्नी जनरल साहब को चाहिए था कि उसको स्ट्रांगली रिफ्यूट करते जी, क्योंकि इस तरह से इल्जामात लगाना जजेस को ये ज़ेब नहीं देता। अब आईबी के जो बड़े अपराइट हैं और उनकी तो रेपुटेशन ऐसी है जो कि मेरा ख्याल है अदलिया में भी शायद ही कोई हो जिसकी रेपुटेशन ऐसी हो जैसे कि आफ्ताब सुल्तान साहब की है। वो निहायत अपराइट ऑफिसर हैं, और उनको इस तरह से कह देना कि जी उनकी अपॉइंटमेंट सही है कि नहीं है, या उनको अंडर प्रेशर लेना या डराना, तो ये जजेस जो हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज ज़हीम कादरी साहब भी एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि वो खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। अगर तो उन्होंने कोई लिख के फैसला किया है तो फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर इसी तरह के सिर्फ रिमार्क्स किए हैं, हत्ता कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है आज एक जज साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी आप हुकूमत के फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, वजीर आजम के नहीं हैं। तो शायद जज साहब को पता नहीं है कि वजीर आजम जो है वो फेडरेशन से अलग तो नहीं है, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं फेडरेशन के। तो इस तरह की बातें करनी जिससे कि इंप्रेशन ये देना कि अटॉर्नी जनरल जो है वो लड़ पड़े वजीर आजम के साथ, तो इस तरह तो नहीं होता। वजीर आजम का जो ओहदा है, हाँ मैं खुद मियां नवाज शरीफ की बहुत सारी चीजों से एग्री नहीं करता, लेकिन जो ओहदा है वजीर आजम का, वो जो कोई भी वहां बैठा हो वहां वो मोहतरम है। अच्छा, लेकिन इरफान कादिर साहब, एक तरफ तो जेआईटी चाहती है कि वो बंद कमरे की जो तफसीलात है या जो उनके बारे में बातचीत हो रही है, उनका जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीडिंग्स है, उस पर मीडिया बात ना करे, अखबारों में ना आए, टॉक शोज पे बात ना, और चुप चुपीते सारे काम हो जाए। एक तरफ तो जेआईटी की ये ख्वाहिश है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है मुस्तकिल लीक कर रही है। सर मुस्तकिल लीक कर रही है तफसीलात को। मैं आ रही हूँ आपके पास। आज ये बेंच की भी ख्वाहिश कुछ इसी तरह की लग रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं ये जो मीडिया पे बातें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम अब इसको देख लेंगे, ये सारी बातें उधर से भी अब आ रही। अच्छा, तो आपको ये तनाव किसी कैफियत लग रही है अगर आईबी या हुकूमत आईएसआई के ऊपर भी इल्जामात रखती रही है? ये तस्वीर लीकेज का जो मामला है, तो ये किस तरफ ले जाएगा इस तनाव को? ये तो चलता रहेगा, इसका मतलब है ये तो नॉन इश्यूज है, नॉन इश्यूज को खामखा इतना लंबा कोर्ट कर रही है, इसकी जरूरत नहीं है सारी चीज। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। अच्छा, मैं अब ज़ईम कादिर साहब, आप बोल रहे थे बीच में कि ये, अच्छा मैं ले लेती हूँ आपको पहले, वैसे मैं होना तो ये चाहिए कि अली मोहम्मद खान और नबील गबोल बात करें। गबोल साहब,
इससे पहले कि मैं ज़हीम कादरी साहब के पास आऊं, हुकूमत है, इनको जवाब देना है, लेकिन आप बताइए कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है सर? ये पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर इल्जामात और एजेंसियां दूसरों पे इल्जामात, ये मामला किधर लेके जाएगा हुकूमत को सर? देखिए, ये पहले दिन से ये जो कोशिश है ये उसका ही एक तसलसल है, और पहले दिन से यही कोशिश है कि ये जीआईटी को किसी तरीके से डिसबैंड किया जाए, इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा फैसला चला जाए और सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे दे, क्योंकि जीआईटी को कंट्रोवर्शियल बना दिया और ओपनली मिनिस्टर्स जो हैं मुस्लिम लीग के वो जीआईटी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं, और ये हालात पैदा कर लिए कि जीआईटी के मेंबर्स शायद ये सोच रहे हैं कि जीआईटी के मेंबर्स खुद कहेंगे कि इन हालात में हम काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आईबी का मामला आता है तो मैं आईबी आपको बताऊं कि आईबी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है और प्राइम मिनिस्टर की ही एक समझे एजेंसी, एक विंग है उसकी जो उनके लिए काम करती है। तो बाकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है, उनका कोई मतलब, वैसे तो आईएसआई भी अंडर आती है, गवर्नमेंट के सारे इदारे आते हैं जी। नहीं, लेकिन आईबी का काम ही यही है कि वो डेली के जो रिपोर्ट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, और आईबी का काम ही यही है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, और न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी। और मुझे ज़ाती तौर पर पता है क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूँ और मेरे भी कुछ दोस्त रहे हैं आईबी के अंदर, तो उनका काम ही यही है कि गवर्नमेंट को जो है किस तरीके से सर्व करना। तो ये देखें, मामला सब कुछ दोबारा चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास और इस बेंच के पास। अब बेंच जो है वो कितनी यानी बर्दाश्त करे बातें, और कितनी और ज़्यादा इस जीआईटी को बदनाम जो लोग ये कर रहे हैं उसका कितना इंतज़ार करें। मेरे ख्याल में कि वो जो 60 दिन का इंतज़ार है वो 60 दिन, अब 40 दिन तो हो चुके हैं, 20 दिन के अंदर फैसला आने वाला है, लेकिन फिर इस फैसले को यही कहेंगे कि ये जीआईटी ने जो है गलत फैसला किया, हम इसको नहीं मानते, और ये सड़कों पर आएंगे और ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा अच्छा, अब ये इलेक्शन कैंपेन का अली मोहम्मद खान साहब, आपको भी इलेक्शन ही नजर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं ये जो इस वक्त चल रहा है मामला, इसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे, अपने टाइम पे होंगे, जो कुछ कोर्ट के अंदर हो रहा है इस वक्त बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये इल्जाम तराशी बिल्कुल दुरुस्त है और वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहलों ने जब ले ली शहर की सरदारियां, मुझे मेरी जात का गारे हिरा बख्शा गया। अंग्रेजी में कहते हैं आसमा शिराजी के निप द इविल इन द बड। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में बहुत 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 ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। पहले दिन ही अगर सख्ती से वो फैसला कर लेते कि जब पहली दफा किसी हुकूमती नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों को और इस जुडिशियल प्रोसेस को थ्रेट किया था, पहले दिन ही उसको काल कोठड़ी में डाल देते, कुछ भी ना होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी ना फौज है, ना उसकी अपनी पुलिस है, ना उसका कोई अपना नीचे, लेकिन इस वक्त सारे इदारे उनके अंडर तो हैं, अंडर आर्टिकल 190 और 87 और सब उनके साथ मामनत कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है सब के सब इदारे इंक्लूडिंग फौज वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्वसुजूद होने चाहिए आईनी तौर पे, कि अगर वो कोई ऑर्डर करे तो उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है वो यही है कि आपकी सिक्योरिटी भी सुप्रीम कोर्ट की जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। आपका इस्लामाबाद पुलिस और FIA जो आपका जो रेंजर्स है सारा इंटीरियर को जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पार्टी ही फेडरल गवर्नमेंट है। मसला ये है कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसिलिटेट करना है, सुप्रीम कोर्ट कहां से लोगों मतलब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, FIA, IB, ये सारे मरकज के जो इदारे हैं मरकजी हुकूमत के, वो बजाय इसके फैसिलिटेट करें, वो उसमें वो मदद नहीं कर रहे। वो ठीक, मैं अली मोहम्मद खान साहब, मैं ब्रेक से पहले क्विकली कादरी साहब का क्या करे? बिल्कुल सही। अच्छा, इल्जाम ये संगीन है, यही इल्जाम संगीन है खान साहब, यही इल्जाम संगीन है कि आप रुकावटें पैदा कर रहे हैं, और आज भी कोर्ट ने कहा है बाज आ जाए वरना फिर नाखुशगवार हुक्म आएगा आपके खिलाफ। देखिए, मैं आसमा बिल्कुल वाजिब, एक और चीज भी, आखिरी बात, हुक्म सर, सुप्रीम कोर्ट जो है ना हमारी, सुप्रीम कोर्ट के 20 करोड़ बाजू और 20 करोड़ उसके हाथ हैं।
पूरी कौम उसके पीछे है। नहीं, ये तो पार्लियामेंट का होता है, वैसे कोर्ट का तो नहीं होता खान साहब, ये तो पार्लियामान के साथ होते हैं लोग ना, पार्लियामान मुंतखब शुदा ऐवान है, ये क्रेडिट पार्लियामान का रहने दे। पार्लियामान की भी मैं जरा बात कर लूं, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। कहानी मैंने बड़ी सुन ली है, मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूँ। इस पार्लियामेंट को शर्म आनी चाहिए कि इसका एक मेंबर, उसका गुनाह ये है कि वो गरीब है। वो जमशेद दस्ती रमजान के महीने में उसको जेल में डाला और हमारे स्पीकर में इतनी इखलाक की जरूरत नहीं थी। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे सेनेट का जो चेयरमैन है, ये सेनेट का मेंबर होता ना, सेनेट का चेयरमैन पूरी रात इजलास लगाता और वो प्रोडक्शन ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराता। आज मैंने बयान सुना है उसका अपना नहीं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर तो उन्होंने कह रहे जारी किया है, वो कह रहे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है। अच्छा, लेकिन पहले कर देना चाहिए था, दुरुस्त बात। बगैर एप्लीकेशन के कैसे क्यों, जब शेख रशीद साहब थे, यूसुफ गिलानी थे, उन्होंने कर दिया था। यूसुफ गिलानी जब वजीर स्पीकर थे, उन्होंने जाएगी कोई एप्लीकेशन ऑर्डर जारी करेगा, सो मोटो तो नहीं कर सकते। ये इशू नहीं है इसमें, स्पीकर है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि अगर उसके प्रोडक्शन ऑर्डर पे जमशेद दस्ती कर देने में कोई हर्ज नहीं था, वो इजलास को एक्सटेंड करता, कर देने में कोई हर्ज नहीं था। अच्छा ठीक है खान साहब, मैं पूछ लूं, यही सर ये बात आप हर्डल्स डाल रहे हैं। यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपनी मर्जी के लिए पार्लियामान को, जो मुख्तदर तरीन इदारा है जिसका काम कानून बनाना है, सब सर्वियंट कर देते हैं दीगर इदारों के, अपनी लड़ाई और अपनी खींचातानी में और हुकूमत में पिछले दरवाजे से आने के लिए और किसी तरह इक्तदार में आने के लिए। तो पार्लियामान को तो आपको खुद आपने इज्जत नहीं दी है ना, इसीलिए जमहूरियत का वो दरख्त बार बार जड़ उखाड़ के देखा जाता है कि जड़ पकड़ी है या नहीं पकड़ी। ज़हीम कादिर साहब, आपने पार्लियामान को कितनी इज्जत दी है, जरा आप पार्लियामान का बता दीजिए, कैसे दी है? पार्लियामान में कब प्राइम मिनिस्टर कितनी बार आए, आपके लोग कितने, आपके वज़रा कितने आते हैं? बिल्कुल आते हैं, आने से सर नहीं, आने से कैसे नहीं होता? आप एक ऐवान में आते नहीं है, आप पब्लिक अवाम की इशूज को लेके नहीं आते। सवाल जो वहाँ पे किया गया वो अनआंसर्ड गया, इस वक्त इशू पार्लियामेंट नहीं है। ठीक, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ रुकावट, जिस रुकावट देखिए, रिजर्वेशन कहाँ है? रिजर्वेशन वहाँ थी जो पहले दिन हमने की। हमने कभी भी JIT को, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत को आप डिस्कस कीजिएगा, अभी मेरे बड़े भाई बैठे हैं वकील साहब, नहीं इरफान कादिर साहब, तो वो आपको बताएंगे बड़ा भाई कह दिया आइन में इसकी क्या कैपेसिटी है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहले दिन हमने कमीशन की बात की थी, याद कीजिए, खत लिख के, और बहरहाल वही सही रास्ता था। हमने जब इस JIT को कबूल किया तो इसलिए कबूल किया कि कहीं हमारे ये दोस्त PTI वाले प्यारे और फिर पीपल्स पार्टी वाले ये एतराज ना शुरू कर दें कि अब हम कानून और आइन के पीछे छुप रहे हैं। हम आज भी उसके सामने पेश हो रहे हैं। अच्छा, और जो अच्छी बात है, और हमने जो ये अच्छी बात है, कोई एहसान नहीं है। अच्छा, हमने JIT से पहले रिजर्वेशंस दी, ठीक बात हो गई। कैसा रुकावट वाला जवाब नहीं आया, मैंने ब्रेक लेनी है। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जो हमारी रिजर्वेशंस हैं उनके बारे में भी कुछ होगा, लेकिन आज आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। आज काहे तलाल चौधरी साहब ने इंसाफ नहीं मिल रहा है हुसैन नवाज को? सुप्रीम कोर्ट है ना, हाँ। तो यकीनन हम तो अपनी रिजर्वेशन देखें, हमने उन 13 पॉइंट से जहां JIT उन आईनी और कानूनी पैरामीटर से बाहर जाएगी, अच्छा, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी लेके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये आपका यही फोरम है। मैं आती हूँ खान साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक, उसके फौरन बाद आएंगे, इस पे भी बात करेंगे, होने क्या जा रहा है और हुकूमत कितनी तैयार है, क्या तसादुम के लिए भी तैयार है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बहस जो कि चल रही है इस वक्त, ये जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए कतई सूदमंद नहीं है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। पानामा के ऊपर जो मामला चल रहा है, गबोल साहब, ब्रेक से पहले बहुत बात हो रही थी, चेंज की भी बात हो रही थी, तब्दीली की भी बात हो रही थी, कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो रोज बरोज अलायंसेस नजर आने शुरू हो गए हैं, कादरी साहब वापस आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, और पीपल्स पार्टी से लोग टूट रहे हैं, आपको क्या लगता है इलेक्शन करीब है या करीब तरीन है? इलेक्शन करीब तरीन है। मैंने कहा है कि इलेक्शन 2017 में ही होगा, और मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि उनको जो है जाना पड़ेगा।
अब जब नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो ज़ाहिर है अपनी जगह वो कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे उनके लिए आसान होगा, लेकिन वो कोशिश करेंगे कोई अपने बहुत ही नज़दीक तरीन किसी शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, क्योंकि उनकी नज़र मार्च के सेनेट के इलेक्शन में। लेकिन उस हालत में भी जो शख्स आ रहे हैं, जिसको ला रहे हैं, अभी भी मुस्लिम लीग नून में ग्रुप्स बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये नून जो है ये ग्रुप्स में जो है मुस्लिम लीग नून का हाल MQM वाला हो जाएगा, जैसे माइनस अल्ताफ को माइनस जो हालत होगा ना वो अभी आप कादरी साहब आप बोलोगे जरूर, तो मुझे नजर आ रहा है कि कर रहे हो। चले सुन लेना गबोल साहब को, ये कह रहे हैं ना कि ये तारीखी फैसला, तारीखी काम किया है नवाज शरीफ ने, जो है वो अपीयर हुए GIT में। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आसमा शिराजी साहिबा कि आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वो क्लिप ट्विटर पे चलाई जब उन्होंने फेस किया था इन्वेस्टिगेशन, जब उनके खिलाफ हो रही सगे भाई कॉन्स्पिरेसी उनकी हुकूमत को हटाने की, सगे भाई के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन बीबी ने फेस की थी। तो आप देखें ना कि जितनी बड़ी कुर्बानी पीपल्स पार्टी ने दी है, तो ये वो कुर्बानी के जो है ना आदी नहीं है कादरी साहब की पार्टी जो है। अब इनको जो है पहली दफा ये मजा चखना पड़ेगा। और ये अभी देखिए ये 10 साल का तो जिला वतनी, तो ये आपको पता है ये मजेदार जिला वतनी थे ना, अल्लाह करे ऐसी जिला वतनी मुझे भी मिले जहाँ पर बड़े मजेदार शानदार महल हो, और जहाँ ये जिला वतनी से बुरी चीज कोई नहीं होती नबील भाई। जिला वतनी से बुरी चीज फांसी होती है, जो आपको जो है फांसी दिया जाता है, जेल गया कभी प्राइम मिनिस्टर को फांसी दिया जाता है, कभी जेल अंदर से देखी है ना कि क्या अंदर से देखिए, जेल अंदर से देखी कभी? ओ भाई 3 दफा जेल में रहा हूं मैं, 1.5 दिन के लिए। और जेल से तो ट्रेनिंग हासिल की है मैंने, किस तरीके से सियासत करना है, ये सब बाहर आके यही कहते हैं। अच्छा मगर ये बताए कि चौधरी निसार अली खान साहब ने कभी जेल देखी है? बिल्कुल देखी है। कब? बेनज़ीर भुट्टो के जमाने में भी गिरफ्तार हुए, मुशर्रफ के जमाने में भी गिरफ्तार हुए। बिल्कुल नहीं हुए मुशर्रफ के जमाने में। ये आपके पास चौक से जब हाउस अरेस्ट हुए थे, हाउस अरेस्ट हुए थे, वहाँ हुए थे, नहीं हुए, वो जो जुलाई कैंप था वहाँ हुए थे, याद कर लीजिए ना। नहीं वो तो सही, मगर आपने जेल देखी है, आप अपनी बात करें ना। साद रफीक ने जेल देखी है, जावेद हाशमी ने जेल देखी है, आप लोगों ने जेल देखी है। राना सनाउल्लाह ने मुझे कटवाई है जेल में, एक दफा नहीं 5 बार गया, मुझे पता है 5 बार गया। अच्छा जेल का, अच्छा यही अली मोहम्मद खान साहब, ये ज़हीम कादरी साहब जो बात करें ना, जो मैंने क्लिप भी चलाया वो ये भी था, एक तो बेरहमाना एहतसाब, और दूसरा वजीर आजम को बरतरफ करने के लिए वो खुद बता रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी कि उनके भाई को मार दिया गया। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कठपुतलियां नहीं चलेंगी, अब ये पीछे जो साजिशें हो रही है ये नहीं चलेंगी। आज भी कहा जमहूरियत के खिलाफ जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए दानियल अजीज साहब ने। सर क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया जाता रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं अब इस मामले के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल नहीं हो रही? देखें आसमा शिराजी साहबा, सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना, एक शायर ने कहा है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। सिंपल सी बात है भाई, आप ये इदारों को यूज ना करें, आप ये ना करें कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इस तरह आप जो है अच्छे बच्चे बन के इस तरह खड़े होते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं आपकी लाठियां, बर्चियां, तलवारें, सारे टैंक, तो वो सारे जबान के जो है आपके खंजर जो है वो जहर आलू निकल आते हैं। क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यार? आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, आप फेडरल गवर्नमेंट हैं, आप फैसिलिटेट करो सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट को अगर आप इस तरह करोगे कि आप इस तरीके से आप अपने इदारों को उसके सामने खड़ा करोगे, आप IB से JIT के लोगों की, मुझे एक बात बताएं आसमा शिराजी साहिबा, ये जो JIT के लोग हैं, और यार ये क्यों इन्होंने खाना काबा जाके दुआ की थी, मन्नत मांगी थी, जो उनकी कबूल हो गई है JIT में आके। दे आर डूइंग अ थैंकलेस जॉब इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहां पे सरकारी अफसरान का जीना दो बरकत वो सच्ची कर लें। एक ऐसे मुल्क में जहां पे इंसाफ की बात करना जो है वो गुनाह है। वो जो क्या कहा ना किसी शख्स ने कि निसार में तेरी गलियों के है वतन जहां चली है रस्म कि कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जहां बचा के चले। एक ऐसे मुल्क में तो आप पूरी कौम को एहसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी के भी तो रिजर्वेशन है ना। देखें हमारी बात देखें, अभी नबील भाई ने कहा तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 14 माह जिस तरह अटक किले में रहे, उसके बाद जहाज में हथकड़ियां लगाई गई,
वो भी कोई 2000 साल पुरानी बात नहीं है। तो जलावती में चले गए ना सीधे, वो 14 माह मेरे ख्याल से नवीन भाई भूल गए। तो मुझे सिर्फ ये अच्छा, बहुत छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं, हमारे सामने बहुत छोटी बातें हैं। यार तुम्हारा लीडर तो पीछे से दबा के भाग गया था यार, AID में मैं सेक्रेटरी जनरल था पंजाब का, खान साहब पीछे से दबा के मेरा ख्याल है कि ये मुकाबला नहीं होना चाहिए, ये मुकाबला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों ने तकलीफें उठाई हैं, बहुत उठाई है, लेकिन 10 साल लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मगर देखिए आप लोगों को फैसिलिटेट तो करना चाहिए ना। अगर ये इल्जाम लग रहा है, कहाँ नहीं किया फैसिलिटेट, आपकी हुकूमत पे इल्जाम लग रहा है। हुसैन नवाज साहब को किसने दिया डेटा, क्यों IB ने दिया डेटा? सुन ले तो भाई, बिल्कुल ठीक तस्वीर किसने लीक की? मेरे कहने पे तो नहीं हुई बीबी, अगर मेरे कहने पे भी हुई हाइपोथेटिकली, ये झूठ में अली मोहम्मद खान का तलावत के बाद मान भी लूं कि वो मैंने रिलीज कराई थी, तो फिर भी गुनाहगार JIT है। अगर आप बुला के तारिक शफी को कहें कि तुम्हें 16 साल सजा हो जाएगी, तुम एफिडेविट वापस ले लो, और फिर आप कहें कि लोग वहां पे तारिक शफी को बुला के, एक मिनट अली खान ने आपकी बात में नहीं बोला, प्लीज प्लीज सुन लेना यार, सुन। फिर आप कहें कि जी अब गैब का इल्म JIT के पास है, उनको ये भी इल्म हो गया कि तारिक शफी को सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के बहुत कुछ पढ़ाया गया, तो भाई टेट फॉर टेट, इसका मतलब है कि उनको पढ़ाया गया, जो ये बात दुरुस्त है उनको। अच्छा, मगर सबसे बड़ा रिजर्वेशन देखें, मैं सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद तो मेरे पर जलते हैं, ठीक, लेकिन देखें जिस इदारे की कुछ कैपेसिटीज होती हैं, और उन कैपेसिटीज उन्होंने फरमाया कि हमने JIT के नाम तजवीज किए, मैंने मान ली बात, और बिल्कुल उनके पास यकीनन आपको माननी पड़नी थी ना, आपको माननी पड़नी थी ना, आपने आपको माननी थी ना, सुन तो ले, माननी थी आपको, ये तो नहीं हो सकता पहले की तरह कि हमला आवर हो जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे ये बताइए कि हमने तो मान ली, हमने उसको रिएक्ट नहीं किया। एक मिनट, 007 कह दिया तो किस तरह कह दिया? आप वकील हैं, आपने कभी ये गुफ्तगू कोर्ट में सुनी है? मेरे भी घर में बहुत सारे अल्लाह के फजल से हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जगह की है, हमने तो इस तरह के काजी साहब, ये जो लीकेज का मामला है, खान साहब, ये जो लीकेज का मामला है, दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुतनाज़ा, देखिए ठीक, लेकिन मुतनाज़ा JIT को आप बना रहे हैं, जिनको अपना काम करना है, ये हुकूमत के ऊपर इल्जाम आ रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं, अच्छा बेगमात पे मत जाए प्लीज, नहीं ऐसे गलत, भाई टिकट होल्डर है तो उनकी अपनी एक इंडिविजुअल की हैसियत है, दूसरों के इंडिविजुअल की हैसियत है। मुसलसल बोलता जा रहा है, ये भी मुस्लिम लीग का फिरदौस आशिक अवान बन गया है, मुसलसल बोलता जा रहा है भाई, दूसरों की दुख बहुत है तुम्हें वैसे। अच्छा गबूल साहब, मैं एक छोटी सी बहुत दुख है फिरदौस आपको। ये वैसे अली मोहम्मद खान साहब से पूछते हैं कि ये PTI का जरदारी साहब वाला ग्रुप जो बन गया है PTI के लिए, उनको कितना नुकसान है और पीपल्स पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, कौन कौन और जा रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गबोल साहब, ये मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं ना, आपने कहा इलेक्शन करीब तरीन है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो इलेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर तो इस वक्त बड़ा बुरा वक्त है, और जो लोग थे खास करके पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, वो तो टूट टूट के जा रहे हैं PTI के अंदर। ये भी इलेक्शन की एक निशानी में से आप समझ रहे हैं या इसकी वजूहत कुछ और है? नहीं, देखिए पंजाब के अंदर बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं है जो 2008 में थी, और ये जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो सिर्फ सीट की लालच में जा रहे हैं, और वो समझते हैं कि PTI की वोट्स और उनके वोट से जो है वो इलेक्ट होकर आएंगे। हालांकि PTI इमरान खान की अपनी पॉलिसी थी जो सडनली चेंज हुई है कि कोई भी अगर जिस पे दाग होगा हम उस दागदार को पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन हमने देखा जिनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं उनको भी लिया जा रहा है, और ये वो समझ रहे हैं कि ये इलेक्टेबल्स हैं। ये इलेक्टेबल नहीं, अगर ये 2008 में पीपल्स पार्टी के MNA बने तो पीपल्स पार्टी के वोट पे बने और भुट्टो के वोट पे बने। तो ये इमरान खान, मैं समझता हूँ, अपने उन सच्चे वर्करों को और अपने उन लोगों को जो बुरे वक्त में साथ थे उनको नाराज करके उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो ये समझते हैं कि वो इलेक्टेबल है, तो वो लूज भी कर रहे हैं। अगर वो गेन करने के चक्कर में तो वो लूज भी कर, और हमारी पार्टी से जो गए हैं वो लोग गए हैं जिनकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
है, उसकी जगह कोई और आ जाए कि वहां पर उस इलाके में वोट भुट्टो का वोट है। अच्छा नहीं, लेकिन फर्क तो पड़ता है। अगर कल को नदीम अफजल चंद साहब चले गए तो वो बहुत ज्यादा मकबूल हैं अपने इलाके में, कायरा साहब तो नहीं जा रहे लेकिन वो भी बेहतर हैं, गोंदल साहब अच्छी उनकी पोजीशन थी, फिरदौस आशिक की भी बेहतर सियालकोट के अंदर पोजीशन है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये आपकी पार्टी ये क्यों समझ रही है कि दाग तो अच्छे होते हैं और इनको दागों को अब धोने की कोशिश कर रही है? क्यों पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही? आपने बड़ा जुल्मानी किस्म का आपने सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ इससे कुछ बहुत बड़ी जमात बनने जा रही है। आइडियली स्पीकिंग होना ही चाहिए कि सिर्फ अच्छे लोगों को लिया जाए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिन पर इल्जामात हैं। मैं जाती तौर पे किसी भी ऐसे शख्स के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर वो कुछ उसमें ऐसे भी आ रहे हैं, एतमाद हमेशा इस पे रखना चाहिए कि लीडर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और पख्तूनख्वा में हमने साबित भी किया है कि इस बात की सपोर्ट में कि पख्तूनख्वा में हमारे जो वजीर आला है परवेज खट्टक, वो पीटीआई के ओरिजिनली नहीं थे, वो लेकिन पंजाब में क्यों? बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, लेकिन पंजाब में क्यों? पंजाब में ये तब्दीली जो है ये क्यों? और फिर आपकी पार्टी पे इल्जाम लग रहा है कि आपकी पार्टी पीटीआई जरदारी ग्रुप बन गई है। मैं कहता हूँ, देखिए 4 साल हमने पख्तूनख्वा में हुकूमत की है और परवेज खट्टक साहब पीपल्स पार्टी छोड़ के हमारे पास आए थे। क्या मुझे कोई एक हमारा जो पीटीआई का कोई मिनिस्टर है कोई करप्शन की केस बता सकता है जिसने नौकरियों पे पैसे लिया हो, उसने करप्शन की हो? जो एक पे इल्जाम था उसको हमने खुद ही पकड़ लिया। तो पंजाब में सूरत हाल ऐसी है कि चेयरमैन इमरान खान साहब का ख्याल लिया है, वहां पे गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत है। हमारा ये तो फिर आप भी इलेक्टेबल्स पे आ गए, आप भी इलेक्टेबल्स पे आ गए। अच्छा नहीं, मगर कादी साहब आपकी पार्टी के लिए खतरा है, ये आपकी पार्टी के लिए भी खतरा है। हमारी पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। एक बात हम तो अपनी जगह पर गबोल साहब की बात सुनने फिर जवाब लेती हूँ। जी गबोल साहब, मैं एक बात ऐड करना चाहता, देखें ये हैं बहुत जल्दी में पीटीआई वाले, और ये इलेक्शन मतलब अभी से नहीं बल्कि बहुत 2 साल से ये कह रहे हैं इलेक्शन होगा और ये बहुत जल्दी में है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी कुछ और है। हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर 5 महीने में होगा तो फिर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मैदान में उतरेगी पंजाब में, और उस वक्त एक आप चेंज देखेंगे, क्योंकि देखिए जो लोग 2-2 साल से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं वो थक गए। मतलब आप दाग साफ कर रहे हैं और पीटीआई दाग अपना रही है, मतलब आप अपनी धो रहे हैं। ये देखिए ना, ये खान साहब, ये तो अब इल्जाम लग गया। लेकिन ज़ैम कादी साहब, अगर इलेक्शन करीब तरीन है, हम डोनाल्ड डक के अंडों से जान छुड़ा रहे हैं। ये आप अगर गबोल साहब, अच्छा ये आप जो आपकी जो अगर कोई फैसला आपकी हुकूमत के खिलाफ आता है, डोनाल्ड डक का था, आपकी हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है तो आप फिर इलेक्शन में जाएंगे या फिर नया वजीर आजम लेके? देखिए, एक तो मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि बड़ी लोग साथ हैं और बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस और लोग बड़े मोहब्बत से जी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन 18 MPs को और उन MNS को जो इन्हीं की पार्टी से और मातम कर रहे हैं परवेज खट्टक साहब का पिछले वो 3 साल से टीवीओ पर आके, उसके बारे में भी कुछ बताते हैं कि वहाँ पे लोग क्यों चीख रहे हैं। और वो तमाम वो लोग हैं जो ओरिजिनल PTI के लोग हैं, और वो देखें ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं भी होगा, तो वो लोग जो आइडियोलॉजिकल आप इलेक्शन कराएंगे या देखिए नहीं वो वजीर आजम लेके? मेरे ख्याल में ये एक हाइपोथेटिकल बात भी नहीं है। इंशाल्लाह हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी, 2018 में इलेक्शन होगा और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला कि लोग वहीं खड़े हैं जहां 2013 में खड़े थे। और आप इस दफा KPK का भी रिजल्ट देखिएगा कि वहां क्या होता है, क्योंकि जो हालात वहां रहे हैं पिछले 4 बरस